लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी। इसी तरीके से क्या करना है, हम लोगों को पूरी सीरीज़ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और हम लोग इस पूरी बुक को लगाने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर हम सारी ना लगा पाए, जैसे फॉर एग्जांपल हर मशीन के बारे में या हर सब्जेक्ट के हज़ार हज़ार क्वेश्चन दे रखे हैं, तो अगर हमने 100-200 क्वेश्चन भी लगा लिए तो काफ़ी हद तक हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि मोर देन 50% हम लोग हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लगाएं, जिससे क्या होगा कि बाकी सब्जेक्ट भी टच हो जाए आपके पेपर से पहले, ठीक है। देन दोबारा इसको कवर कर लेंगे जैसे कि मैं करता हूँ। तो ये क्या होगा, इससे हम सेपरेट सीरीज़ हमारी तैयार हो जाएगी। डीसी मशीन की सीरीज़, उसके अंदर 10-15 लेक्चर होंगे जिसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस लगवाए होंगे। ऐसे ही हमारे एसी मशीन की, ऐसे इंडक्शन की। तो इस तरीके से कोशिश यही रहेगी, ठीक है, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो साथ में बने रहना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, क्वेश्चन 8 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिया था, जाके देख लेना। 9th क्वेश्चन से हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। नाउ 9th क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कौन सी डिवाइस है जो डायरेक्टली कन्वर्ट करती है हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि हीट एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर, यानी कि MHD, ठीक है। MHD जो है वो इकलौती ऐसी डिवाइस है जो डायरेक्टली हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। समझ में आ रही बात ये। अच्छा, कई लोग सोचेंगे कि सर सोलर सेल, तो सोलर सेल क्या करते हैं, सोलर सेल आपकी पीवी यानी कि आपकी लाइट एनर्जी को, ठीक है, लाइट एनर्जी को है उसको कन्वर्ट करते हैं आपकी किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। समझ में आ रही बात है। तो सोलर सेल लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है MHD, ठीक है। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। MHD का मतलब समझ लो, MHD क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से एक टनल शेप की हम लोगों ने सिस्टम बना रखा होता है, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ लगा रखा होता है या साउथ लगा रखा होता है, और इसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं, एक हाई टेम्परेचर का प्लाज्मा प्लाज्मा पास करवाते हैं, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर आयोनाइज्ड गैस होती है, आयोनाइज्ड, ठीक है, आयोनाइज्ड गैस। नाउ आयोनाइज्ड गैस का मतलब क्या हुआ, प्लाज्मा होता है आयोनाइज्ड गैस का। प्लाज्मा का मतलब हो गया हमने इतना ज़्यादा किसी फ्लूइड को गर्म करा कि उसके अंदर जो गैस वो प्लाज्मा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है और आयोनाइज्ड है। आयोनाइज्ड का मतलब इसके अंदर आयंस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को इसके अंदर से पास करवाएंगे, इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर से जो हमने MHD कह रहे हैं, तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर पॉजिटिव चार्ज पास हो रहा है और यहाँ पे है नॉर्थ एंड साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे क्या है, चार्ज का मूवमेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग फ्लेमिंग्स का, आपका फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगा देंगे, तो वहाँ से पता चल जाएगा। लेफ्ट हैंड रूल अगर लगा के देख लो यहाँ पे, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट क्या लेना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ जो फिंगर होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। नाउ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट क्या है, वो है आउटवर्ड की तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या मोशन करंट है बाहर की तरफ, सप्लाई करंट, ठीक है। ये हो गई आई की डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ मैं। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। तो क्या होगा, जो हमारा चैम्बर होता है उसमें नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी प्लाज्मा के अंदर नेगेटिव चार्ज भी होंगे, क्योंकि नेगेटिव आयंस भी होंगे। तो वो जब इसमें से पास करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में से, तो उनके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो ऊपर की जो वॉल होती है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, समझ में आ रहा है। नीचे पॉजिटिव चार्ज, ऊपर इकट्ठा नेगेटिव चार्ज। ना अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से एक लैंप कनेक्ट कर दें और इनको कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ लैंप क्या होगा, जलने लग जाएगा। तो दिस विल एक्ट एज अ वोल्टेज सोर्स। तो समझ में आ रहा है। तो MHD की ऊपर वाली वॉल और नीचे वाली वॉल जो होगी उस पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा और वो एक्ट करने लगेगी एज अ वोल्टेज सोर्स की तरह। तो क्या हुआ कि प्लाज्मा की जो एनर्जी थी मैग्नेटिक फील्ड लगा के, मतलब जो प्लाज्मा हमने क्या करा, हीट करी, हीट से हमने हीट करा, हीट से क्या करा हमने, जो हमारी गैसेस थी उनको आयनाइज्ड गैस कन्वर्ट कर दी हमने, प्लाज्मा आयनाइज्ड गैस बनाई गर्म करके। ये कहाँ से बनाई हमने, हीटिंग से। तो हीटिंग से हमने प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैस का प्लाज्मा बनाया। एंड देन क्या करा हम लोगों ने, ये करने के बाद प्लाज्मा जो हमने आयोनाइज्ड गैसेस का बनाया, जब उसे पास करा मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो क्या हो गया, वहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिली, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है MHD के ऊपर। एक क्वेश्चन आपका ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि सर MHD किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो याद रखना, इट विल वर्क्स ऑन द फैराडे फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, ठीक है। फैराडे का जो इंडक्शन का लॉ है उसके ऊपर काम करता है ये, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये क्वेश्चन अगर कभी पूछ लिया जाएगा तो याद रखना, फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ है कि भाई जब भी कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में पास करेगा तो भाई उसके ऊपर फोर्स लगेगी और फ्लक्स कटिंग एक्शन, ये सब जो आपने पढ़ रखा होगा, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। तो एक क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है कि किस पे काम करता है, तो लॉ ऑफ इंडक्शन पे काम करता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डीसी पावर ट्रांसमिशन के अंदर कौन सा डीसी जनरेटर
डीसी जब पावर ट्रांसमिट की बात करते हैं, आपको पता है ना एचवीडीसी ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है। एसी तो हम जानते ही हैं, ईएचवी यूएचवी, लेकिन एचवीडीसी भी ट्रांसमिशन करा जाता है लॉन्ग डिस्टेंसेस को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बता रखा है कि आई थिंक जो हमारी नॉर्थ एंड साउथ ग्रिड है इनको जोड़ने के लिए इंडिया की, हम लोग एचवीडीसी ट्रांसमिशन का रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे केस में कौन सा डीसी जनरेटर हम इस्तेमाल करेंगे टू इंजेक्ट और ऐड सर्टेन वोल्टेज टू द सप्लाई वोल्टेज, यानी कि जो पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन है उसमें क्या होता है, देखो एक्चुअली होता है कि जब पावर को हम ट्रांसमिट करते हैं तो धीरे धीरे लाइन का जो जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो कुछ वोल्टेज जो होता है ना वो डिप होने लगता है। तो ऐसे समय में पर्टिकुलरली वोल्टेज को राइज अप करने के लिए या वोल्टेज को फीड करने के लिए कौन सा डीसी जनरेटर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए। तो भाई जब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो इस वोल्टेज ड्रॉप को ऊपर ले जाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी बूस्टर की, ठीक है। तो हम कहेंगे बूस्टर का हम इस्तेमाल करते हैं ना। बूस्टर इज़ नथिंग बट अ डीसी सीरीज जनरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया, डीसी सीरीज जनरेटर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो हम बूस्टर का इस्तेमाल करते हैं। बूस्टर क्या है? बूस्टर नथिंग बट अ डीसी सीरीज जनरेटर। इसका काम क्या होता है? ये इंजेक्ट करता है, इंजेक्ट कह लो या फिर और या कह सकते हैं ऐड करता है वोल्टेज को इनटू द फीडर, ठीक है। तो वोल्टेज को ऐड करता है फीडर के अंदर, ठीक है। समझ में आ रही बात? ही क्लियर हो रहा होगा। ये कहाँ पे लगाएंगे? अच्छा, ये लगाया जाता है बिल्कुल लोड एंड के पास में, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो जो हमारी जो भी हम चाहते हैं बूस्टर जो होते हैं वो हम लोग लगाते हैं एंड ऑफ द पावर लाइन्स। फॉर एग्जांपल ये पूरी पावर लाइन है तो यहाँ कहीं पे हम लोग बूस्टर लगा देंगे ताकि जो वोल्टेज प्रोफाइल जो डाउन होती चली गई है उसको वापस से बूस्ट करके सप्लाई और रिसीविंग एंड को बराबर करा जा सके, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो डेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कभी भी देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। बूस्टर एक तो पूछा जाएगा वोल्टेज को इंजेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करा जाता है, वोल्टेज इंजेक्ट करने के लिए तो आंसर होगा बूस्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये पूछ लिया जाएगा बूस्टर। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि बूस्टर होता क्या है, तो इट इज़ अ डीसी सीरीज जनरेटर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि जो शंट जनरेटर्स होते हैं ना उनकी प्रोफाइल तो इस तरीके की डिप वाली होती है, ठीक है, डिप वाली, ठीक है। इसको हम लोग ड्रूप करेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, ड्रूप करेक्टरिस्टिक। लेकिन जो सीरीज होते हैं उनकी जो प्रोफाइल होती है वो इस तरीके की होती है, ये पर्टिकुलरली वोल्टेज को इंक्रीज करने वाली लोड के साथ, यानी जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे वैसे वैसे इनका वोल्टेज क्या होगा, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। जबकि अगर शंट जनरेटर की बात करें, शंट जनरेटर तो इनकी ड्रूप करेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे वोल्टेज डिप होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया शंट जनरेटर की ड्रूप करेक्टरिस्टिक। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, शंट जनरेटर जो है दीज आर रिप्रेजेंटिंग प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अभी आगे चलो क्वेश्चन कराएंगे तब इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो बूस्टर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लें, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन 11 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई टू अ डीसी जनरेटर। अब देखो डीसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा है रेट ऑफ 4200 जूल पर सेकेंड। द जनरेटर डिलीवर इतनी कर रहा है एफिशिएंसी। तो देखो जनरली अगर एफिशिएंसी जब भी पूछी जाए तो सबसे पहले लिख लेना पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी जो सप्लाई की जा रही है, यानी कि पी इनपुट कितना दे रखा है, पी इनपुट इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे 4200 जूल पर सेकंड दे रखा है। अच्छा, आपको पता होगा जूल पर सेकंड इज ऑल्सो नोन एज वॉट, ठीक है। तो 1 जूल पर सेकंड इक्वल टू 1 वॉट, याद रखना, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यानी कि इनपुट पावर कितनी दे रखी, इनपुट पावर दे रखी 4200 वॉट, इनपुट पावर इक्वल टू 4200 वॉट दे रखी है। अच्छा, आउटपुट निकाल लेते हैं। तो पी आउटपुट कितनी होगी, पी आउटपुट इक्वल टू वी इंटू आई, 32.2 इंटू 120। सिंपल है, इतना एम्पेयर करंट है, इतना वोल्टेज है, तो मल्टीप्लाई कर लोगे। तो अगर इसको हम कर लेते हैं तो आंसर आएगा 3864 वाट, 3864 वाट, ठीक है। तो ये हो गया आउटपुट, ये हो गई इनपुट, डिवाइड कर दो यार दोनों को तो आंसर आ जाएगा 92% एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें देखो टेक अवे क्या है, टेक अवे ये कि भैया 1 जूल पर सेकंड इक्वल टू 1 वाट के बराबर होता है, ये इसका टेक अवे है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज योर इंपॉर्टेंट पार्ट। 11 क्वेश्चन हो गया होगा, ओके, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। इसी तरीके से जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैं टाइम ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, क्वेश्चंस केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कराने, उनको थोड़ा डिस्कस भी करना है जिससे कि आसपास के क्वेश्चन हो जाए, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। ओके, डीसी स्टैंड वाट जनरेटर जो है 800 आरपीएम पे चल रहा था, ठीक है। चलो ठीक है, N1 चल रहा है हमारा 800 आरपीएम पे, ठीक है, आरपीएम, ओके। और जनरेटेड ईएमएफ कितना है, EG1 वो कितना आया 200 वोल्ट, ओके। एज्यूमिंग फ्लक्स पर पोल इज मेंटेन कांस्टेंट। नाउ फ्लक्स हमने कांस्टेंट कर दिया है, तो इफ द स्पीड इंक्रीजेज 1500 आरपीएम तक हमने बढ़ा दी तो ईएमएफ कितना बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है,
देखो स्पीड जो होती है ना वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है ईजी डिवाइड बाई फाई के। अब फ्लक्स तो हमने कांस्टेंट कर रखा है, तो फाई वन इक्वल टू फाई टू, तो फाई हटा दो पिक्चर से, तो एन टू बाई एन वन इक्वल टू हो जाएगा ई टू बाई ई वन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रही बात ये, इसमें कोई दुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। अब एन टू बाई एन वन, एन टू कितना दे रखा है, एन टू दे रखा है भैया 800 आरपीएम एन, और जनरेटर रनिंग एट, ठीक है, नहीं 1500 आरपीएम, सॉरी 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 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम दे रखा है डिवाइड बाई 800 इक्वल टू, हमें यही तो निकालना है ई टू। ई वन कितना दे रखा है, ई टू ई वन दे रखा है 200, तो एक दो एक दो, टू फोर ज़ा एट, सॉल्व कर लोगे तो ई टू यहाँ से निकल के आ जाएगा 375 वोल्ट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डी वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहुत आते हैं यार इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको रिलेशन याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि डीसी जनरेटर यूज टू वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन। देखो वही क्वेश्चन आ गया कि कौन सा डीसी जनरेटर यूज करेंगे जब भी वोल्टेज ड्रॉप की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए। तो ड्रॉप याद रखना, वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन की जब भी बात होगी तो बूस्टर यूज करेंगे। याद है अभी मैंने पीछे देखा था बूस्टर, और बूस्टर क्या होता है, बूस्टर इज नथिंग बट अ डीसी सीरीज जनरेटर। तो ए वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। वही सिंपल क्या है, सिंपल उनके लिए यार जिनको पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भैया लैप वाइंडिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है कि लैप वाइंडिंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर। अब देखो दो तरीके की वाइंडिंग होती है, इसको जरा समझ लो, इस पे सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर कर दे रहा हूँ। लैप होती है वाइंडिंग जब भी हम डीसी मशीन की बात करते हैं, और एक होती है वेव वाइंडिंग, ठीक है। अगर लैप की बात करें तो एल ए इक्वल टू पी, ऐसे भी याद रखता हूँ मैं इसे, इक्वल टू पी। यहाँ पे ए क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, एंड पी इज द पोल्स, ठीक है। तो लैप में क्या होता है कि नंबर ऑफ पोल्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, किसी मशीन की बात करोगे तो उसमें 4 पोल हो सकते हैं, 6 पोल हो सकते हैं, 8 पोल हो सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग पैरेलल पाथ भी ज़्यादा होते हैं। तो लैप वाइंडिंग जो होती है इसके अंदर नंबर ऑफ, अल्टीमेट चीज़ क्या है, लैप वाइंडिंग के अंदर जो पैरेलल पाथ्स होते हैं, पैरेलल पाथ वो क्या होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं वेव की, पहले तो समझ लो क्या होता है वेव के अंदर, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इक्वल टू 2, ठीक है, ये चीज़ समझ लो। अच्छा पैरेलल पाथ ये सब क्या है सर, मतलब क्या कहना चाह रहे हो, देखो इसको समझते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास 10 कंडक्टर हैं, ठीक है, 10 कंडक्टर हैं, 12 कर लेते हैं, चलो 12 कंडक्टर हैं। तो पैरेलल पाथ क्या होता है कि करंट किसी डीसी मशीन के आर्मेचर में करंट एंटर करेगा और यहाँ से करंट बाहर निकलेगा। नाउ इस पूरी आर्मेचर वाइंडिंग, ये जो आर्मेचर हमने लिया है इसके अंदर जो वाइंडिंग है, इसके अंदर ये जो 12 कंडक्टर्स हैं ये कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो इनको हम अरेंज कर सकते हैं 6 6 के दो ग्रुप में, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और 1 2 3 4 5 6, तो 6 कंडक्टर इसमें, 6 कंडक्टर इसमें ना। अगर इस तरीके का अरेंजमेंट यूज़ करोगे तो इट इज़ व्हाट वी कॉल्ड वेव, ठीक है, वेव। जबकि हमारे पोल कितने, 4 पोल हैं मान के चलते हैं। और लैब में क्या करते हैं हम, ये 12 जो कंडक्टर हैं इन्हें 4 पैरेलल पाथ में तोड़ देते हैं। यहाँ से करंट आएगा, इसके पास 4 रास्ते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात है। 4 3 12 यानी कि 3 3, 1 2 3, 3 कंडक्टर इधर, 1 2 3 कंडक्टर इधर, 3 कंडक्टर इधर, और 3 कंडक्टर इधर, ठीक है। तो हमने क्या करा, इनको 4 पैरेलल पाथ में तोड़ दिया। तो दिस, ये जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है ये होता है हमारा वेव लैब के अंदर, एंड दिस वन इज द इन वेव, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये होता है पैरेलल पाथ्स, ठीक। तो जो करंट आ रहा है यहाँ से निकल रहा है, पर वो कितने पैरेलल पाथ से होके जा रहा है। अब यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया कि इसके अंदर वेव जो होगी उसके अंदर तो फिक्स है कि भैया 2 ही पाथ में हम टोटल कंडक्टर, 100 होंगे तो 50 50, 120 होंगे तो 60 60, जितने भी होंगे। लेकिन लैब जो है उसके अंदर हम लोग पैरेलल पाथ डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोल्स। तो पोल ज़्यादा ही होते हैं भाई, 2 से ज़्यादा पोल्स यूज होते हैं, तो जितने ज़्यादा पोल उतने ज़्यादा पैरेलल पाथ। तो अल्टीमेट चीज़ अगर हम पूरे कंक्लूजन से निकालें तो ये बात पता चल गई कि पैरेलल पाथ जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पैरेलल पाथ जो हैं वो लैब के अंदर ज़्यादा होंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से सारा डिस्कशन आ जाता है इस बात पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लैब की बात करते हैं तो लैब का मतलब ज़्यादा पैरेलल पाथ, ज़्यादा पैरेलल पाथ, ज़्यादा ना। पैरेलल पाथ अगर ज़्यादा होते हैं तो इससे क्या चीज़ होती है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो वोल्टेज रेटिंग जो होती है वो तो कांस्टेंट हो जाती है, वोल्टेज रेटिंग तो कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन जो करंट रेटिंग होती है, करंट रेटिंग वो राइज अप कर जाती है बहुत ड्रास्टिकली, करंट रेटिंग बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी हम पैरेलल पाथ की बात करते हैं तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल की जब भी बात करोगे, पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल में जोड़ोगे कोई भी चीज़, तो वोल्टेज तो कांस्टेंट रहता है लेकिन करंट एडअप होता है, करंट एडअप होता है। याद है जब हम वोल्टेज सोर्सेज को पैरेलल में जोड़ते हैं तो, और अगर सीरीज में जोड़ोगे तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में वोल्टेज एडअप होता है एंड करंट कांस्टेंट रहता है ना।
तो पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, करंट एडअप होता है। तो इसीलिए लैब के अंदर क्या होता है, वोल्टेज रेटिंग कांस्टेंट रहती है और करंट रेटिंग बढ़ती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं वेव, तो वेव में भी मैंने पीछे बना के दिखाया था ना अभी इससे पहले, कि उसके अंदर हम लोग सीरीज में ज़्यादा जोड़ रहे हैं कंडक्टर, तो सीरीज में एडअप कर रहे हो कंडक्टर्स को, सीरीज एडअप। अब सीरीज में अगर एडअप करोगे तो क्या होगा, करंट जो होगी वो करंट रेटिंग जो होगी वो क्या होगी, करंट रेटिंग आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, एंड वोल्टेज रेटिंग जो होगी वो क्या होगी, वो आपकी राइज अप करेगी। ठीक है, तो करंट रेटिंग कांस्टेंट, वोल्टेज रेटिंग राइज अप करेगी। अब क्योंकि वोल्टेज रेटिंग राइज अप करेगी तो यहीं से आ जाता है एप्लीकेशन। तो वेव वाइंडिंग का इस्तेमाल करेंगे हम लोग हाई वोल्टेज एंड लो करंट रेटिंग के लिए। लो करंट, हाई वोल्टेज एंड लो करंट रेटिंग की जो मशीन्स होंगी वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वेव। और लैब कहाँ यूज़ करोगे, लैब हम यूज़ करेंगे हाई करंट एंड लो वोल्टेज पे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट रेटिंग ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करेंगे हाई करंट के लिए। अच्छा, करंट रेटिंग से एक चीज़ और आती है, कैपेसिटी याद रखना है। कैपेसिटी, अगर किसी मशीन की करंट रेटिंग ज़्यादा है तो उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि कैपेसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है करंट के। तो करंट ज़्यादा है तो कैपेसिटी भी ज़्यादा है। तो इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मशीन यूज़ करेंगे हाई कैपेसिटी, कौन सी वाइंडिंग यूज़ करेंगे हाई कैपेसिटी डीसी मशीन में, तो अगेन आंसर उसका हो जाएगा लैब। ठीक है, तो लैब कहाँ यूज़ करेंगे, हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए, और वेव कहाँ यूज़ करेंगे, हाई वोल्टेज एंड लो करंट रेटिंग के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब क्वेश्चन के ऊपर जम करते हैं। ये सारा जितना भी था सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। लैब वाइंडिंग इज सुटेबल फॉर, तो देखो यहीं पे सिंपल क्वेश्चन वही पूछ लिया गया है कि लैब वाइंडिंग कहाँ की सुटेबल है। तो लैब लैब मैंने बताया आपको हाई करंट लो वोल्टेज, तो लो वोल्टेज हाई करंट मशीन, तो C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया यहाँ पे। देखो अगर कॉन्सेप्ट बताए, देखो एक बात ध्यान से समझ लो यार, मैं ये चीज़ सेपरेटली आपको बताने वाला था। एक बात बहुत ध्यान से समझो, तैयारी अगर कर रहे हो भाई, तुम 1000 क्वेश्चन लगाते हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम 100 क्वेश्चन लगा रहे हो पर बहुत ढंग से लगा रहे हो ना, सारे कॉन्सेप्चुअल हो गए, कुछ भी रट नहीं रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहे हो, तो वो क्या है ना, वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा तुम्हारी तैयारी पे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि हम बिना कॉन्सेप्ट के जब भी तुम क्वेश्चंस लगाओगे तो वो रटने पड़ेंगे, और रटे हुए क्वेश्चन काम नहीं आएंगे पेपर में। कभी कभी आ जाएंगे, पर अगर थोड़ा सा भी घुमाया तो तुम अटक जाओगे। तो इसीलिए कोशिश करो कि भाई कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करो। तो यहाँ पे इसी तरीके जैसे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये तो हम केवल मशीन पावर सिस्टम डील करेंगे, और सब्जेक्ट भी देख लेंगे। लेकिन मेन चीज़ क्या है, ये जो तुम्हें तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से आप क्या करो, सारे अपने सब्जेक्ट कवर करो। तो मेरे से अगर आपको कुछ सीखना है तो ये तरीका सीखो कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को लगाना है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन लगाते हो तो केवल क्वेश्चन ही नहीं सीख रहे हो, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जा रहा है, और साथ ही साथ उसके आसपास के जितने क्वेश्चन आएंगे सब बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना। बहुत मैं देख रहा हूँ यार लेक्चर्स लोगों को पसंद आ रहा है, पर लाइक यार तुम लोग बहुत कम कर रहे हो, तो थोड़ा सा ना, एक्चुअली क्या है, मैं कहता नहीं हूँ जनरली, क्योंकि मुझे लगता है कि यार अगर किसी को पसंद आएगा तो वो लाइक करेगा ही, पर बहुत बार क्या होता है हम लोग ध्यान नहीं देते। तो यार लाइक कर दो, उससे क्या होता है ना, मेरे चैनल की ग्रोथ बढ़ जाएगी, तो मैं ज़्यादा तो लोगों तक पहुंच पाऊंगा। तो एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते हैं। ओके, समझ में आ रही बात ये। चलो इसको आगे चलते हैं यार, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। ठीक है, स्क्रीन क्लियर कर लें। ओके, ठीक है, ओके। 15 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पूछा गया शंट जनरेटर में इंटरपोल वाइंडिंग कैरीज। अब इंटरपोल वाइंडिंग की पूरी कहानी समझ लो। इंटरपोल वाइंडिंग, अब देखो इंटरपोल क्या होता है, जैसा कि नाम है भाई, ये हो गए पोल्स, हमारे मेन वाइंडिंग के पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ, इनके बीच में जो पोल्स होते हैं उन्हीं को कहोगे ना इंटरपोल। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो दो पोल्स के बीच के पोल को कहते हैं इंटरपोल। तो यहाँ पे लगते हैं हमारे इंटरपोल्स, दीज आर द इंटरपोल्स। ठीक है, तो इंटरपोल्स लगेंगे हमारे। अब ये कहा जा रहा है कि शंट जनरेटर में इंटरपोल वाइंडिंग, अब देखो इंटरपोल जो लगे हैं ये वाइंडिंग होगी इनकी। तो ये हमारा होता है रोटर, रोटर के ऊपर की जाती है आर्मेचर वाइंडिंग, और इनके ऊपर की जाती है फील्ड वाइंडिंग। जो इंटरपोल्स होते हैं ये सीरीज में कनेक्ट कर दी जाते हैं विद द आर्मेचर वाइंडिंग। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इनके अंदर क्या होता है, आर्मेचर ये क्या है, यानी कि इंटरपोल्स की जो वाइंडिंग है, इंटरपोल्स वाइंडिंग वो क्या होगी, सीरीज में कनेक्टेड होती है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। ठीक, तो ये क्या हो गया, तो अगर अब जब ये सीरीज में कनेक्टेड है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, तो इंटरपोल वाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो भी आर्मेचर करंट ही फ्लो करेगा। तो यहाँ पे पूछा गया इंटरपोल्स कितना करंट, इंटरपोल वाइंडिंग कितना करंट फ्लो होगा, तो आंसर है आर्मेचर करंट के बराबर फ्लो होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी बातें और जान लो, दो चार बातें, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वहाँ कवर करेंगे। इंटरपोल्स याद रखना, इंटरपोल जो होते हैं आपके, इनके दो तीन काम होते हैं। पहला काम होता है न्यूट्रलाइज करना, न्यूट्रलाइज करना आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन के, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना। दूसरा इनका काम होता है रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करना, रिएक्टेंस वोल्टेज
रिएक्टेंस वोल्टेज जो होता है ना, रिएक्टेंस वोल्टेज ये कहाँ होता है, ये उस कॉइल के अंदर होता है, कॉइल अंडर कम्यूटेशन, कॉइल अंडर कम्यूटेशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कम्यूटेशन हो रहा है, अब आपको पता है कि कॉइल यहाँ पे ब्रशेस भी लगे होते हैं, तो क्या होता है यहाँ के अंदर जो कॉइल्स होती है ना, उसके अंदर कम्यूटेशन प्रोसेस यहीं पर हो रहा होता है। तो इन कॉइल्स के अंदर जिसमें कम्यूटेशन प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे रिएक्टेंस वोल्टेज को ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, इसको बाकी मैंने लेक्चर में कवर करा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, इंटरपोल्स के ऊपर मेरा पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, जाके देखना, वहाँ पे मैंने बताया है। तो इसे काम समझ लो। तो ये 2-3 काम होते हैं। ठीक है, तीसरा इसी से रिलेटेड रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करना क्यों जरूरी है, ताकि तीसरा पॉइंट इसी से है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्पार्कलेस कम्यूटेशन मिल सके, स्पार्कलेस कम्यूटेशन मिल सके। तो कम्यूटेशन का जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो सके, कोई स्पार्किंग ना हो। ठीक है, ये क्यों कब हो पाएगा, ये तब हो पाएगा जब रिएक्टेंस वोल्टेज तुम्हारा जीरो हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है इस काम के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे इंटरपोल्स की। ठीक है, इंटरपोल्स को इसीलिए याद रखना कम्यूटेटर पोल्स भी कहते हैं, कम्यूटेटर पोल्स। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि देखो एक बात समझो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मशीन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये वाला जो रीजन होता है ना, ये रीजन हमारा कहलाता है कम्यूटेटर जोन, कम्यूटेशन जोन, कम्यूटेशन जोन भी इसे कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कम्यूटेशन जोन में कौन सा पोल लगा होता है, तो इंटरपोल्स हमारे कम्यूटेशन जोन में लगे होते हैं। तो कई तरीके से तुमने घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए भैया तैयार रहो। ठीक है, तो यानी कि जो भी कम्यूटेशन जोन होगा वहाँ पे हमारे इंटरपोल्स लगे होंगे, तो इन्हें कम्यूटेटर पोल्स भी कह देते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर पोल्स, दीज आर द मेन, और ये हो गए नॉर्थ साउथ, ये वाले तुम्हारे मेन पोल्स हो गए। ठीक है? बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा और भी हम चीज़ें इसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये क्या होंगे, ये सीरीज में, याद रखना आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और अगर मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये सब आपने सर बताया, हम लोग इंटरपोल्स को, याद रखना इंटरपोल्स को आर्मेचर के वाइंडिंग के साथ क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखो रीज़न क्या है, आर्मेचर रिएक्शन जो हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन वो क्यों हो रहा है, वो हो रहा है बिकॉज ऑफ आर्मेचर करंट। ठीक है, आर्मेचर करंट हो रहा है। तो अगर हम इंटरपोल्स लगा रहे हैं जिनका काम है इस आर्मेचर रिएक्शन को टैकल करना, तो अगर आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आइए अगर बढ़ेगा तो आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा। अब अगर हमने इंटरपोल्स अपने किसी कांस्टेंट पोलैरिटी से कनेक्ट कर दिए, तो ऐसे केस में ये इतना इफेक्टिव काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि भैया आतंकवादी बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें फोर्स भी तो बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आ रही बात ये। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सीधे सीधे देखो आर्मेचर रिएक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ आईए, तो इंटरपोल्स जो कि न्यूट्रलाइज कर रहा है उसको भी आईए से ही कनेक्ट कर दो। तो जब आईए बढ़ेगा आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा, आईए बढ़ेगा, बहुत ध्यान समझो, आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा, आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा, साथ ही साथ इंटरपोल वाइंडिंग में करंट भी, इंटरपोल करंट भी बढ़ेगा। उससे क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ में आ रही बात है। तो बड़ा इफेक्टिव कह सकते हो, या कह सकते हो स्मार्ट कम्यूटेशन, स्मार्ट न्यूट्रलाइजेशन हो पाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, इसीलिए हम इसे आर्मेचर वाइंडिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। ओके, काफ़ी हो गया इस टॉपिक के बारे में ना, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है हमारा, कर लेते हैं। हाँ, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात कर लेते हैं। इफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ अ डीसी मशीन इज 220 वोल्ट, देन बैक ईएमएफ फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि पावर मैक्सिमम बने, ठीक है, मैक्सिमम पावर डेवलप हो, तो उस केस में बैक ईएमएफ कितना होना चाहिए। तो याद रखना, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोटर की, तो मोटर के केस में क्या होता है, यहाँ पे अंदर बनता है बैक ईएमएफ और सप्लाई हो रहा होता है सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, ऐसे ही तो होता है। तो याद रखना, अगर मोटर है तो उसमें मैक्सिमम पावर कब बनेगी, जब बैक ईएमएफ इक्वल टू वी सप्लाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ रही बात है। अच्छा, अगर यहीं पे होता जनरेटर, जनरेटर में बनता है ई जनरेटेड और आउटपुट में मिलता है वी टर्मिनल। ठीक है, तो इस केस में अगर तुम चाहते हो मैक्सिमम पी मैक्सिमम, मोटर केस में ये कंडीशन है, और अगर तुम चाहते हो कि पी मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम पावर जनरेटर बना के दे, तो ऐसे केस में जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हो जाएगा जनरेटेड वोल्टेज डिवाइड बाई 2। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर जनरेटर है तो वो उसके अंदर टर्मिनल वोल्टेज हाफ हो जाएगा जनरेटेड वोल्टेज की, और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि जनरेटेड वोल्टेज ज़्यादा होगा जनरेटर में। और अगर मोटर है तो ये कंडीशन होगी, ये अपनी जो फॉर्मूला कॉपी 2 बना रहे हैं उसके अंदर नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट टेक अवे है। ठीक है, हालांकि ये कंडीशन हम लोग कभी यूज़ करते नहीं है, क्यों, इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि भैया मैक्सिमम पावर जब भी बनाओगे, याद रखना एफिशिएंसी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 50% एफिशिएंसी रह जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख के रख लेना, ये सारी कंडीशंस लिख के रख लो कॉपी पे, कि जब भी हम लोग मैक्सिमम पावर बनाएंगे तो एफिशिएंसी 50% ही रह जाएगी। कंडीशंस यहाँ मैंने नोट करा दी हैं। तो अब यहाँ से देखो क्वेश्चन है सिंपली, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 110। अब 110 ऑप्शन नहीं, इसीलिए देखो यहाँ पे स्टार बनाया हुआ है, 110 ऑप्शन इसका होगा। तो ये क्वेश्चन गलत था पेपर में जो आया था।
करेक्ट आंसर इज 110। ठीक है, 16 हो गया। नौ 17 पूछा गया है, ये पूछा गया है कि इन केस ऑफ डीसी मशीन एफिशिएंसी जो होगी वो मैक्सिमम कब होगी। ठीक है, अब देखो डीसी मशीन की अगर हम बात कर लेते हैं, डीसी मशीन में तो एफिशिएंसी जो होती है इक्वल टू कितना होता है, पी आउटपुट अपॉन में पी इनपुट। ठीक है, इसको और थोड़ा सा खोल लो तो पी आउटपुट अपॉन में पी आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है भाई, सीधी सी बात है भाई, अगर हम मशीन की बात कर लें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे कुछ इनपुट दे रहे हैं और हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है और बीच में हो जा रहे हैं लॉसेस। ठीक है, तो हम जो इनपुट है उसको लिख सकते हैं ना आउटपुट प्लस लॉसेस, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, समझ में आ रही बात है। तो आउटपुट अपॉन लॉसेस ये हमने लिख दिया पूरा इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अच्छा लॉसेस, लॉसेस के ऊपर जरा समझ लो। लॉसेस दो तरीके के होते हैं डीसी मशीन में, एक होते हैं वेरिएबल। डीसी मशीन क्या, सभी मशीन का यही हाल है यार, जनरेटर वेटर ट्रांसफार्मर और सॉन्ग कुछ उठा लेना, वेरिएबल होते हैं और एक होते हैं कांस्टेंट ना। वेरिएबल की अगर हम बात कर लें तो ये होते हैं तुम्हारे कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का मतलब हो गया आई स्क्वायर आर। वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लोड के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। याद रखना एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन होता है लोड क्या होता है। तो जब भी हम बात करते हैं ना मैकेनिकल मशीन की बात करते हैं, तो मोटर जैसे फॉर एग्जांपल मोटर, तो मोटर के अंदर लोड होता है टॉर्क। ठीक है, समझ में आ रही, जो टॉर्क बनाया जा रहा है लोड टॉर्क, टी एल, लोड टॉर्क। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लोड। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं जनरेटर, तो जनरेटर के अंदर जो लोड होता है वो होता है करंट, मेनली करंट होता है, वैसे तो पावर होती है पर मेनली होता है करंट। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो जनरेटर के अंदर जब भी लोड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल लोड क्या होगा, करंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेरिएबल लॉसेस की। वेरिएबल मतलब वो लॉसेस जो लोड के साथ चेंज होंगे। लोड क्या है, करंट, तो इसीलिए आई स्क्वायर आर लॉसेस। अब अगर करंट, लोड चेंज होगा तो करंट चेंज होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग ये लॉसेस चेंज होंगे, इसीलिए इनका नाम है वेरिएबल लॉसेस। कांस्टेंट लॉसेस कौन से, जिन्हें लोड पे फर्क ही नहीं है, उससे 4 एम्पेयर करंट लो, उससे 1000 एम्पेयर करंट लो, कोई फर्क नहीं है, तो कांस्टेंट लॉसेस, इसीलिए इनका नाम है कांस्टेंट। इसके अंदर कौन से आते हैं, जैसे एडी करंट हो गया, हिस्टैरिसीस हो गया, विंडेज लॉसेस हो गए, ये सब सारे के सारे क्या हैं कि कांस्टेंट लॉसेस के अंतर्गत आते हैं। तो ये दो इक्वेशनें होती हैं ना। जब भी किसी भी मशीन में कोई ट्रांसफार्मर हो, जनरेटर हो, कुछ हो, एफिशिएंसी मैक्सिमम हमेशा तब मिलेगी जब आपके वेरिएबल लॉसेस इक्वल हो जाएंगे कांस्टेंट लॉसेस के। समझ में आ रही बात है। तो जब भी ऐसा होगा तो हमें, यानी कि आई स्क्वायर आर लॉसेज जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे कांस्टेंट लॉसेज के। तो जब भी ऐसा होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। तो यहाँ पे देखो कॉपर लॉसेज इन द फील्ड सर्किट, कॉपर लॉसेज इन द आर्मेचर सर्किट इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेज, फ्रिक्शन लॉसेज इक्वल टू कॉपर लॉसेज। अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं और देखें कौन सा ऑप्शन है, विंडेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस इक्वल टू वाइंडिंग लॉसेज। तो देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉपर लॉस, ये वाला। कॉपर लॉस इन द आर्मेचर सर्किट इज इक्वल टू द कांस्टेंट लॉसेस, B1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रही बात ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखो एफिशिएंसी जब भी बात हो रही है ना यहाँ पे डीसी मशीन की, तो याद रखना आर्मेचर सर्किट की हम लोग बात। ठीक है जी, क्लियर हो गई ना। अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं ना। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, तो B1 इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया, कांस्टेंट लॉसेस इक्वल टू कॉपर लॉसेस। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे 18 क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 18 क्वेश्चन पूछा गया है कि योग जो होती है लार्ज डीसी मशीन की वो किसकी बनी होती है। ठीक है, यानी कि जब भी हम बात करेंगे योग की, तो देखो इसके बारे में बता दे रहा हूँ। तो डीसी मशीन के अंदर योग जो होगी, बहुत ध्यान से नोट कर लेना, ये होती तुम्हारी कास्ट स्टील की बनी होगी। ठीक है, या फिर कास्ट आयरन की, कास्ट आयरन की। ठीक है, अब आयरन अगर जनरली हम बात कर लेते हैं, जो लार्ज मशीन होंगी, मतलब जो बड़ी मशीन्स हैं, उसके अंदर बनी होगी कास्ट स्टील की, क्योंकि स्टील महंगी आती है, तो कास्ट सिलिकॉन स्टील की हम लोग बनाएंगे, कास्ट सिलिकॉन स्टील बड़ी मशीन में। और जो छोटी मशीन होंगी, सस्ती मशीन होंगी, उसमें कास्ट आयरन की, क्योंकि कास्ट आयरन सस्ती पड़ती है। तो याद रखना कास्ट आयरन का इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग सस्ती मशीन की बात करें। तो स्मॉल मशीन या स्मॉल मशीन की बात करेंगे, स्मॉल मशीन, तो वहाँ पे कास्ट आयरन। ठीक है, योक हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसे ही आता है आर्मेचर कोर के ऊपर आ जाता है। आर्मेचर कोर वो किसकी बनी होती है, तो याद रखना आर्मेचर कोर बनी होती है लैमिनेटेड स्टील की, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। तो ये चीज़ समझ लेना। तो यहाँ पे देखो करेक्ट ऑप्शन क्या है, D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर लार्ज मशीन पूछेगा, लार्ज मशीन योग, तो वो बनी होगी कास्ट सिलिकॉन स्टील। ठीक है, वहीं पे अगर सस्ती मशीन पूछ लेता है ना, स्मॉल स्मॉल मशीन, तो वो बनी हो कास्ट आयरन की। तो ये वाला क्वेश्चन याद रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर कई बार आया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, फंक्शन ऑफ अ कम्यूटेटर इन अ डीसी जनरेटर। अब डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या काम है। ठीक है, तो देखो ये बात समझ लो। तो कम्यूटेटर का काम क्या होता है, कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर सबसे पहले तो कम्यूटेटर होता है क्या है, कम्यूटेटर होता है तुम्हारा इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्टर।
इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्टर होता है। कन्वर्टर क्यों लिख रहा हूँ अभी बता रहा हूँ। कन्वर्टर क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये क्या करता है, एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। अब ये कब कब क्या क्या करता है, तो देखो अगर हम बात करते हैं जनरेटर की, जनरेटर, तो जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है इसके अंदर बनती एसी, और जनरेटर डीसी जनरेटर है तो बाहर क्या देगा, बाहर देगा डीसी। तो यहाँ पे जो कम्यूटेटर होता है इसका काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, यानी कि क्या करना, रेक्टिफाई करना। ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और मोटर देख लो, मोटर, मोटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मोटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है उसको चाहिए होती एसी, और बाहर से हम जो सप्लाई करते हैं डीसी, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करना यानी कि इन्वर्टर। तो ये काम करता है इन्वर्ट करने का कम्यूटेटर। समझ में आ रही बात ये। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से कि मोटर के अंदर कम्यूटेटर क्या काम होता है, तो मोटर के अंदर कम्यूटेटर काम होता है इन्वर्टर का, और जनरेटर में कम्यूटेटर काम क्या होता है, रेक्टिफायर का। समझ में आ रही बात है। तो क्वेश्चन पूछा गया है डीसी जनरेटर, तो इसका काम क्या होगा, एसी टू डीसी को कन्वर्ट करना। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब एसी टू डीसी डायरेक्ट लिखा हुआ है, हो सकता है तुमसे यहाँ पे एसी टू डीसी ना लिख के लिख देता भैया रेक्टिफायर कन्वर्टर, ओ इन्वर्टर, तो रेक्टिफायर पे आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ तक अभी तक आई हो, किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज के लिए आधे घंटे का ऑलरेडी हो गया है। देखो आधे घंटे से ज़्यादा ना लेक्चर में बनाता नहीं हूँ यार, उसमें ना क्वालिटी भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और आधा घंटा सफिशियंट है। ठीक है, तो इसको जरा देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि इन केस ऑफ डीसी मशीन, अरे यार ये तो बहुत बड़ा ले लिया हमने, ओके वेट। इन केस ऑफ डीसी मशीन द वैल्यू ऑफ लोड करंट इज एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो देखो लोड करंट पूछा है, तो अभी मैंने बताया एफिशिएंसी अगर तुम चाहते हो मैक्सिमम तो क्या होना चाहिए, तो आर्मेचर आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो कॉपर लॉस हो रहे हैं, कॉपर लॉस वो मस्ट बी इक्वल टू द कांस्टेंट लॉसेस। तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर कॉपर लॉस कौन से हो रहे हैं, आई ए का होल स्क्वायर आर ए, ये इक्वल होने चाहिए कांस्टेंट लॉसेस के। ठीक है, तो अब ये कह रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी में आर्मेचर करंट, लोड करंट कितनी होगी, तो लोड करंट होगी आर्मेचर करंट के हिसाब से, तो आर्मेचर करंट इक्वल टू का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस, और ध्यान से समझ लो कांस्टेंट लॉसेस डिवाइड बाई आर ए। तो आई इक्वल टू कितना आ गया, आई इक्वल टू आ गया अंडर रूट में कांस्टेंट लॉसेस डिवाइड बाई आर ए। तो डेट इज अ इंपॉर्टेंट इक्वेशन। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ध्यान रखना है यहाँ पे, ये देखो ये वाला जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस वाले पे टिक कर देंगे कि आर ए प्लस आर एफ। याद रखना फील्ड वाइंडिंग हम लोग एफिशिएंसी में कंसीडर नहीं करते हैं। अभी मैंने पीछे बताया था क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में, कि हम लोग जब भी एफिशिएंसी मैक्सिमम की बात करेंगे तो हमेशा आर्मेचर सर्किट की बात करेंगे, हमेशा हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग की बात करेंगे, फील्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हमेशा आर्मेचर की बात करेंगे, इसीलिए याद रखना, इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। और आपका सही ऑप्शन क्या है इसमें से, आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट लॉसेज डिवाइड बाई आर्मेचर रेजिस्टेंस, ए वन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन है, ए वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बचे हुए क्वेश्चन की। इसी तरीके से 20-20 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन चल रहे हैं आई थिंक, इसी रेट से हम लोग कवर करेंगे। आई लो ठीक है, थैंक यू।